बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं हूं सरवत वलीम और आज के इस प्रोग्राम में सीनियर तज्ज़ियाकार रऊफ़ क्लासरा भी हमारे साथ मौजूद हैं और आमिर मतीन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम में मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें, मुख्तलिफ ऐसी डेवलपमेंट्स जो आज पूरा दिन होती रही उन पर बात करेंगे और जिसमें सबसे पहले जो बात करेंगे वो तो वज़ीर दाखिला चौधरी निसार की हम बात करेंगे, किस तरह से वो बज़िद हैं कि मुस्तफ़ा कमाल की जानिब से सबूत दस्तावेजी शक्ल में फराहम किए जाएँ, मगर उनके अपने ही अगर वज़ीर दिफा की और वज़ीर आज़म की हम बात करते हैं तो उन्होंने अपने वज़ीर दाखिला को लाजवाब कर दिया। इस पर भी बात करेंगे। आज ख़वातीन का आलमी दिन मनाया गया है, किस तरह से ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के नाम पर अपने रिश्तेदारों को इन सीटों पर लाकर बिठाया गया है और क्या क्या काम किए जाते रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। और कुछ बात करेंगे रेलवे की, नैप की, कि किस तरह से बड़े बड़े स्कैंडल्स हैं, तकरीबन 40 अरब के जो स्कैंडल हैं, 10 मेगा स्कैंडल्स हैं जिन पे अभी तहकीकात चल रही है मगर कुछ होने नहीं पा रहा। अच्छा रऊफ़ क्लासरा साहब, जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट आज हमने देखी, कल आपने भी और आमिर मतीन साहब ने जिस तरह से बताया था, इंटेलिजेंस शेयरिंग की बात की थी कि भारत में जो टेररिस्ट का है तो आज उसकी तस्दीक हो गई है। बिल्कुल, रात हमने अपने प्रोग्राम में ये बात की थी और आपको याद हो जो मैंने उस पर एग्जैक्ट कहा था, कुछ सोर्सेज से मेरी बात हुई थी उस पर डिटेल से, क्योंकि ऑफिशियली तौर पर कंफर्म नहीं किया था, ना हुकूमत पाकिस्तान ने किया था ना वहाँ पे इंडिया ने किया था। और मैंने उस वक्त आपको याद होगा ये उसके एग्जैक्ट मैंने फिगर भी बताया था, नंबर्स भी बताए थे कि 10 से 15 लोगों की इतला दी गई भारत को कि वहाँ पे एंटर हुए हैं। आज चौधरी निसार अली खान ने उसकी बाकायदा उन्होंने तस्दीक की है सेनेट के इजलास में, जब उनसे उसमें क्वेश्चन आवर में उनसे सवाल जवाब हो रहे थे और उसमें जो चौधरी साहब ने इंपॉर्टेंट बात की निसार अली खान ने, मेरा ख्याल जिसमें थोड़ी सी गौर की ज़रूरत है कि पहली दफ़ा एक चौधरी निसार अली खान के मुंह से हमने ये बात सुनी है कि ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं ये हमारे गले की हड्डी की तरह बन गए हैं कि इनकी वजह से हमें दुनिया में भी आप कह सकते पशमानी हो रही है, एम्बेरसमेंट हो रही है और ये हमारे लिए प्रॉब्लम ये पैदा कर रहे हैं। ये एडमिशन भी मेरा ख्याल बड़ी बात है। अगली बात उन्होंने इससे भी बड़ी अहम की चौधरी निसार अली खान ने, उनका ये कहना था कि हम फौजी और सियासी क़यादत बैठ के अब कुछ सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं कि ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं इनसे जान कैसे छुड़ाई जाए, ताकि ये जो खित्ते कभी अफगानिस्तान आपसे शिकायतें कर रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई कार्रवाइयाँ हो रही हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, उनसे ज़्यादा हम देखते हैं इंडिया ये शिकायतें करता है। सो हुकूमत पाकिस्तान का पर्टिकुलर चौधरी निसार का एडमिट करना कि हमने इंफॉर्मेशन शेयरिंग की है, भारत को बताया है, मेरा ख्याल बड़ा एक अच्छा पॉजिटिव स्टेप है जो हुकूमत पाकिस्तान ने लिया, हमारी फौजी एस्टेब्लिशमेंट ने आज उसको कंफर्म कर देना, ये भी बिल्कुल आपने राइट स्टेप किया है। जो बड़ा चैलेंज है जिस पे मैं थोड़ा सा डाउटफुल हूँ वो है कि क्या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ये ज़हनी तौर पर तैयार हो चुकी है कि जो नॉन स्टेट एक्टर्स हमने पाले पोसे थे दुनिया के लिए अब हमारे लिए मसला बन गए हैं। ये बात आज जो वहाँ पे चौधरी साहब ने की है, क्या हम ज़हनी तौर पर तैयार हैं, हमारी एस्टेब्लिशमेंट पर्टिकुलरली, क्योंकि नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं हमेशा लिंक्ड होते हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ, वो पॉलिटिकल पार्टीज उनको कभी प्रमोट नहीं करती। सो देखना ये है कि चौधरी साहब जो हैं वो तो सीरियस हो सकते हैं, उनकी नीयत पे शक नहीं करता मैं, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट जब तक तैयार नहीं होगी, और मुझे लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो भी ज़हनी तौर पर तैयार होगी कि ये बर्डन बन गए हैं, ये बैगेज बन गया हमारा नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं, तो इनसे जान छुड़ा ली जाए तो बेहतर होगा। ये फैसला लेकिन हमारे एस्टेब्लिशमेंट ने करना। सही आमिर मतीन साहब, जिस तरह से चौधरी साहब की बात हो रही है तो यकीनन हम जो आजकल सियासत में भूचाल आया है कराची को, उसको नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते। तो मुख्तलिफ ऐसे मौज़ूआत हैं जिन पर चौधरी निसार की जानिब से कहा जा रहा है कि सबूत फराहम किए जाएँ और ये सबूत दस्तावेज़ात की शक्ल में होने चाहिए। अगर हम माजी का हवाला दें तो पाकिस्तान आर्मी अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2015 जब ये वज़ीर दिफा की जानिब से नेशनल असम्बली में पेश किया तो इस कानून को पेश करते हुए उनकी जानिब से कुछ बातें की गई थी। जरा पहले वो क्लिप देख लेते हैं, वापस आकर उस पर जरा बात करते हैं। ये जो आर्मी एक्ट में तरमीम है ये मुतफ़िका तौर के ऊपर पास की गई थी। इनको ये खतरा है कि इनके काले करतूतों में पर्दा उठेगा। इनको पता है कि ये कटहरे में लाए जाएंगे। इनको इस कानून से खतरा है कि कानून का हाथ इनके गिरेबानों में पकड़ेगा। ये वजह ये अपोज कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ की 16 बयानियां तो हमने देख ली इस क्लिप में। रऊफ़ क्लासरा साहब आपकी जानिब भी आएंगे, उन्होंने बड़े खुले अल्फाज में ये बात की है कि MQM के काले करतूतों से पर्दा उठ जाएगा। कौन से ऐसे काले करतूत है जिनका वज़ीर दिफा को पता है और पर्दा नहीं उठाया जा रहा? ये बड़ा अहम क्लिप आपने दिखाया है इसमें प्रोग्राम में कि ख्वाजा आसिफ जो है वैसे उनको दाद देनी पड़ेगी कि आजकल खैर वो गायब हैं सीन से, कि पहले उन्होंने आपको याद होगा कि उन्होंने वो तारीखी जुमले कहे थे उनको PTI के बारे में, ऐसा ही है, और वो बिल्कुल एक वो कहते हैं ज़बान ज़द-ए-आम हो गए थे कि आज तक पूरी की पूरी कुछ शर्म करो, कुछ रिया करो। नहीं, कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है, कुछ ग्रेस होती है, कुछ एथिक्स होते हैं, वो आज भी कोर्ट होते हैं और हर मौके महल पे वो आजकल तो लोग मेरे ख्याल घरों में भी कहना शुरू हो गए हैं, एक दूसरे को कह देते हैं। अब उन्होंने इसी तरह के जुमले कहे MQM के बारे में कहे हैं। मेरा बड़ा सिंपल सवाल है, इससे पहले कि आमिर मतीन साहब से आप इस पे पूछें
कि क्या वो जो डिफेंस मिनिस्टर है वो आम आदमी नहीं है। मैं इल्ज़ाम लगा सकता हूँ एमक्यूएम पे सपोज, या कोई आम एमएनए लगा देता है, आप लगा देंगे, एनी बॉडी के जो एमक्यूएम ये गलत करती है सही करती है। मुल्क का डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है कि 2 चीज़ें बड़ी अहम कही हैं उन्होंने कि आपके काले करतूत हैं वो सामने आएंगे मिलिट्री एक्ट में जो हम चेंजेस कर रहे हैं, प्लस कानून के हाथ आपकी गिरबान तक पहुंचेंगे। तो ये सवाल मेरा ख्याल उनसे पूछा जाना चाहिए था कि वो कौन से काले करतूत हैं एमक्यूएम के जिनके बारे में उन डिफेंस मिनिस्टर को पता है। सो चौधरी साहब जी अब ये कहते हैं जी कि जनाब के कोई सबूत ही नहीं है, तो फिर तो ये मजाक बन जाएगा कि डिफेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट में खड़े होकर कह रहा है कि जी कि एमक्यूएम को जवाब दे रहा है कि आपके काले करतूत हैं। तो काले करतूत का मतलब तो है कि डिफेंस मिनिस्टर को पता है सारा, और डिफेंस मिनिस्टर के नीचे आती है इंटेलिजेंस एजेंसीज भी आती हैं, हमारी फोर्सेज भी आती हैं, सब पता है, उन्हें तो पता है, उनके पास सबूत तो होने चाहिए। तो ये कहते हैं ना चौधरी साहब का जी मुस्तफा कमाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की सबूत नहीं दिए, तो फिर ये कौन से सबूत दिए उन्होंने वहां पे पार्लियामेंट में शेयर तो नहीं किया उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। अच्छा आमिर मुतीन साहब, जिस तरह से रऊफ क्लासा साहब की बात सुनी आपने, गुज़िश्ता रोज भी जिस तरह से बात की थी कि मुस्तफ़ा कमाल क़यादत के बड़े करीब रहे हैं, उनके पास जैसी इंफॉर्मेशन होगी यकीनन वो बिल्कुल वैलिड और सही होगी। अभी हमने चौधरी ये ख्वाजा आसिफ का देखा क्लिप, उसके बाद वज़ीर आज़म का भी एक बयान हमने देखा, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का। उन्होंने कहा कि जी सब पता है, एमक्यूएम जब वजूद में आई कराची का अमन ख़राब हो गया, खून खराबा शुरू हो गया और दहशतगर्दी की बुनियाद एमक्यूएम की जानिब से सियासत में रखी गई है। वज़ीर आज़म को सब पता था और उन्होंने ढके छुपे अल्फाज में ये भी कहा कि बड़े और अहम फैसले करना होंगे। तो वो फैसले कब लिए जाएंगे, दस्तावेजात कब फराहम की जाएंगे? बात यह है कि हम एमक्यूएम को जो है ना अक्सर ये इल्ज़ाम देते हैं कि जनाब इन्होंने तकरीबन हर पार्टी के साथ हुकूमत भी रहे हैं, मुखालफत भी कर दी है, मगर ये सब पार्टियों के मतलब कहा जा सकता है, यही पीपल्स पार्टी के मतलब भी कहा जा सकता है विज़ावी एमक्यूएम, और यही बात पीएमएलएन के लिए भी की जा सकती है कि इन्होंने भी उनके साथ मिलकर कोलिशन गवर्नमेंटें भी बनाई और मुखालफत भी की, और ये सियासत में चलता है कि आपको जब सूट करता है। मगर फर्क ये है कि इस वक्त ये हुकूमत में है, सो आप सियासत को आपको तफरीक करनी पड़ती है जब आप हुकूमत में होते हैं, कि उस वक्त आपको सिर्फ आपने अपने सियासी इंटरेस्ट मफादत नहीं देखने होते, आपने कौमी मफादत भी देखने होते हैं। कि इस वक्त आप एक कराची में कहने को एक ऑपरेशन कर रहे हैं और आपका जब दिल करता है आप उनके खिलाफ जो है ना एमक्यूएम के ऐलान जंग कर देते हैं कि जनाब जिस तरह की जो तकरीरें सुना रहे थे कि काले करतूते ले आएंगे और ये हो जाएगा, इन्होंने दिखानी है आपको, वो जरा देखिएगा, वो एग्जैक्टली। और जब इनको सूट करता है तो एकदम से ये ऑपरेशन बंद कर देते हैं। और ये चौधरी निसार साहब जिस तरह कह रहे हैं कि इस तरह कोई सबूत है तो मुझे दे जाएं, फिर मैं देखूंगा। पर मैं लास्ट बिल्कुल उस पर दिखा दें, मगर मैं जो आगे निसार साहब की जो बात हो रही थी कि अभी वो कह रहे हैं कि जनाब ये हम देखेंगे ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स के मुतालिक जो है ना ख्याल लेंगे। अब ये 2.5 साल बाद उनको ख्याल आया, और ये हर दौर में इन्होंने साल लगाया तालिबान के ऊपर सोचते हुए और उनके अपीजमेंट करते रहे, और फाइनली जब फौज ने एक्शन ले लिया तो आया। तो इस तरह इनका मदरसा पे इनकी जो एक इनकारी कैफियत है, जो स्टेट ऑफ डिनायल अबाउट एवरीथिंग रिलेटेड टू हिज मिनिस्ट्री एंड वेरी सीरियस थिंग्स, चाहे वो तालिबान हो, चाहे वो मदरसा रिफॉर्म्स हो, चाहे वो लाल मस्जिद हो, चाहे कोई चीज हो, ये हमेशा एक इनकारी कैफियत में रहते हैं। नॉन स्टेट एक्टर्स का 2.5 साल बाद इनको ख्याल आया कि ये एग्जिस्ट करते हैं। तो मैं समझता हूँ इनका, इसलिए मैं सख्त बात कह जाता हूँ कि मेरा ख्याल है ये पेट्रोलियम की हद तक जो है ना पाकिस्तान के इस वक्त सबसे ज्यादा रिकॉर्ड जो है ना, मैं रिपीट करना चाह रहा हूँ, चौधरी निसार का है। 85 से लेके आज तक वो हर असम्बली में, वाहिद पूरी पार्लियामेंट में एक ही आदमी, उनका नाम चौधरी निसार है, इसलिए उनका बहुत बड़ा क्रेडिट है। मगर इस एक मिनिस्ट्री में आके वो डिसक्रेडिट हो गए, उनसे नहीं चल रहा। मैं समझता हूँ टाइम आ गया है, या तो वो अपना एक्ट दुरुस्त कर लें, या गवर्नमेंट को करना चाहिए कोई ऐसा बंदा लेके आए जिसके इस टॉपिक के ऊपर क्रेडेंशियल ज्यादा हो, कम से कम पता हो कि हमें कि ये जेन्युइनली इंटरेस्टेड है कि इस मुल्क से नॉन स्टेट एक्टर्स के खिलाफ एक्शन करना है, तालिबान के खिलाफ एक्शन करना है। उनका शक ही रहता है, लास्टली उनका शक ही रहता है, मुझे भी और भी बहुत लोगों के, कि इनकी हमदर्दियां हैं, सो इसलिए ये कर ही नहीं सकते। हमदर्दियों से आपकी और तालिबान से याद आया कि बड़े अरसे के बाद तालिबान का भी इनको ख्याल आया जब एपीएस का वाकया हो गया, लेकिन तब भी इन्होंने अच्छे और बुरे के 2 ग्रुप बना दिए थे, ये अच्छे तालिबान है, ये बुरे तालिबान है। एस्टैब्लिशमेंट का है उसी उसमें, मगर इस लेट फैसला करने में 10,000 पाकिस्तानी अपनी जान गवा बैठे, ये लॉस है। सो ये अभी भी डिले जो है, पता नहीं कितने लोगों की जान जाएगी। अच्छा रऊफ क्लासा साहब, चौधरी निसार की हम बात कर रहे हैं कि जिस तरह से वो कहते हैं कि जी दस्तावेजात में मुझे सबूत फराहम किए जाएं, कार्रवाइयां तब होंगी। कल भी हमने अपने प्रोग्राम में बात की सिंध पुलिस की, कि उन्होंने कहा कि अदम शवाहिद की अदम मौजूदगी की बिना पर बड़े मुल्जिमान थे जिन्हें पेरोल पे रिहा कर दिया गया। तो इसका मतलब है बड़ी कार्रवाइयां चौधरी निसार साहब की जानिब से करवाई गई थी बिना सबूतों के, बिना दस्तावेजात के। तो क्या माफी मांग लेंगे वो? चौधरी साहब के बारे जो कंट्राडिक्शंस का आप भी कह रहे हैं और आमिर भी उस पर पॉइंट आउट कर रहे हैं,
कि चौधरी साहब जो हैं खुद इनकी एमक्यूएम के खिलाफ मैं दर्जनों तकरीरें, मैं किसी वक्त ले आऊँगा, डाटा पूरा शेयर करूँगा अपने व्यूअर्स के साथ, एक मैं ले आऊँगा साहब जो माजी में ये खुद कहते रहे कौन कौन से सबूत उन्होंने पेश किए या नहीं किए। जिन कंट्राडिक्शंस की बात आमिर कह रहे हैं, एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, 18वीं तरमीम के बाद, इससे पहले भी हमने देखा है चौधरी निसार अली खान साहब जो हों या कोई भी फेडरल वजीर हो, वो सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद के ICT इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के वजीर हैं। ये 30 किलोमीटर की हदूद बनती है, 40 बनती है, जितनी भी बनती है, इस्लामाबाद से बहर उनकी कोई डोमेन नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर पे वो इंटरफेयर नहीं कर सकते सूबों में, ये 18वीं तरमीम के बाद। बल्कि आपको याद होगा कि जब भी लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है, सूबे जो हैं वो पहले कह देते हैं जी आपका कोई तल्लुक नहीं है इससे, हम जाने हमारा काम है। सो चौधरी साहब के पास जो मैक्सिमम चीज़ें थी वो 2-4 हैं जिनको इस्तेमाल कर सकते हैं। रेंजर्स है कि किसी कोई इलाके में किसी सूबे में ज़रूरत पड़ जाए रेंजर्स भेज सकते हैं। दूसरा जो इंटेलिजेंस एजेंसीज इनको आके रिपोर्ट करते हैं। वैसे तो आइडियली ISI हो या इंटेलिजेंस ब्यूरो हो, वो वजीर आजम को आकर रिपोर्ट करते हैं। FIA फ्रंटियर कोर इतनी थोड़ी भी इख्तियारात नहीं है क्लास साहब। सर मैं और कह रहा हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर रिलेटेड, FIA लॉ एंड ऑर्डर तो डील नहीं करती ना, मैं लॉ एंड ऑर्डर की बता रहा हूँ कि जब वो लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा FIA को ये उनका एंटी टेररिज्म विंग है उसको कह सकते होंगे, या कहीं मनी लॉन्ड्रिंग आ जाती है। और मनी लॉन्ड्रिंग का तो हमने देख लिया, जिस अयान अली को यहाँ से जिस तरीके के दिन दिहाड़े सब ने उनको ये क्लीन चिट्स दी हैं, वो तो सब ने देख लिया। वहाँ पे अगर किसी ने कुछ नहीं कहा, ना चौधरी साहब को उनका नजर आता है ना किसी और को वहाँ पे आता है। सो चौधरी साहब जो हैं वो, जो मुझे लगता है बाज़ दफ़ा गुड कॉप बन जाते हैं, बाज़ दफ़ा बैड कॉप बनते हैं। और जब MQM ने अटैक किए थे रेंजर्स पे, जब इन्होंने वहाँ पे उस पे जाके हेड क्वार्टर पे 90 पे इन छापा मारा था, MQM ने बड़ी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो चौधरी साहब ने उसका जवाब दिया था। उस वक्त गुड कॉप का रोल अदा कर रहे थे। अब जब MQM पे मुस्तफा कमाल ने आके देखते हुए रवैया इख्तियार बिल्कुल, और चौधरी साहब मुझे एक और लगता है कि इन्होंने कोई अपना कोई ब्रांड टाइप रजिस्टर्ड करवा लिया कि MQM पे मैं बात कर सकता हूँ, MQM पे नवाज शरीफ बात कर सकते हैं, अच्छा MQM पे ख्वाजा आसिफ बात कर सकते हैं। एक्सपेक्ट भी यही किया जा सकता है कि, और ये करते हैं लोग कि MQM के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद चौधरी निसार का ही रद्द-ए-अमल सामने आएगा। अच्छा, उनको बचाना था। अब ये देखें कि मुस्तफा कमाल उनका अपना बंदा है, घर का भेदी है ना। अगर मुस्तफा कमाल ने कोई इल्जाम लगाए हैं, मेरा ये ख्याल है एज इंटीरियर मिनिस्टर इनको सीरियस लेना चाहिए था। सिंपली ये कह देना जी हमारा कोई तल्लुक नहीं है, हमारा इससे कोई वास्ता ही नहीं है जी, MQM जाने घर की लड़ाई है, सबूत नहीं है। तो अभी नवाज शरीफ का क्लिप आप दिखाएंगे तो नवाज शरीफ साहब ने बातें कि उनके पास सबूत थे, जो भी आपने दिखाया है उनका क्लिप दिखाया है ख्वाजा आसिफ का, उनका सबूत है। या खुद जो चौधरी निसार अली खान साहब ने, मैं कह रहा हूँ दर्जनों दफा, एक दफे नहीं, मैं कौमी असेंबली जाता रहता हूँ पिछले मेरा कल 14 साल से, मैंने दर्जनों इनकी तकरीरें इनके MQM पे सुनी। MQM साथ इनके लड़ाइयाँ हैं, बड़े पर्सनल किस्म के, पर्सनल आई एम रिपीटिंग, इन्होंने एक दूसरे पे इल्जामात लगाए हुए हैं। तो वो कौन से सबूत होते थे? घर की लड़ाई होगी। अब इनके घर की लड़ाई तो नहीं हो सकती, पॉलिटिकल घर की लड़ाई तो नहीं हो सकती। ये एक और पार्टी रिप्रेजेंट करते हैं, वो किसी और को करते हैं। यहाँ पे नजर आता है आपको कि चौधरी साहब ने ब्रांड अपना रखा हुआ है कि हम टारगेट करें, नवाज लीग करे MQM को तो वो जस्टिफाई है। अगर MQM के अंदर से रैंक्स कुछ उनको क्वेश्चन करने की कोशिश करें तो जनाब ये लफाजी है, ये तो फजूल बातें कर रहे हो। चौधरी साहब जो हैं बहुत सारे दावे करते हैं जो बाद में गलत निकलते हैं, जो आमिर कह रहे हैं। हालांकि मैं, आपको पता है, मैं हमेशा मेरा उनके बारे में एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता है कि आप कुछ भी कह लें, कम से कम करप्शन के चार्जेस नहीं है चौधरी निसार अली खान साहब पे, और भी 2-4 चीजें इस तरह की हैं जो अच्छी हैं उनके बारे में कही जा सकती हैं। लेकिन इन्होंने रहमान मलिक के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो किसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनाएंगे आपको, जिसमें इन्होंने कहा था रहमान मलिक ने 2000 उन्हें सफारती पासपोर्ट, ब्लू पासपोर्ट गलत तरीके से इन्होंने जारी किए, कार्रवाई करेंगे। अब उन्हीं की वजारत ने उस पर इंक्वायरी करके क्लीन चिट दे दिया कि नहीं जी कोई गलत नहीं हुआ। कोई पहले आप आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी कौम को बताते रहमान मलिक ने ये गलत किया, गिलानी साहब ने ये गलत किया, ये लूट के खा के इन्होंने तबाही कर दी पासपोर्ट्स की। 2 हफ्ते बाद आप इंक्वायरी रिपोर्ट करके कहते हैं नहीं जी कुछ नहीं हुआ। सो ये मेरा ख्याल है कंट्राडिक्शंस। मैं इसमें सिर्फ एक कर दूं, मैं एग्री करता हूँ आपके साथ कि बड़ी खूबियाँ, मैंने खुद उनकी खूबियाँ बताई। मगर चौधरी निसार साहब जो है ना 31 साल उनको हो गए हैं एक्टिव पॉलिटिक्स में। एज इंटीरियर मिनिस्टर जो है ना, मैं समझता हूँ मेरे ज़ाती ख्याल में उन्होंने वो फेल हो गए, मैं सीधा सही कह देता हूँ। और उसके अंदर काफ़ी सारी वजूहत ये हैं कि उनको वो जो सपोर्ट PM हाउस से अपनी पार्टी से मिलने चाहिए वो नहीं मिल रही, उनकी आपस की लड़ाइयाँ हैं। पर पाकिस्तान इस वक्त खास तौर पर दहशत गर्दी और ये जो लॉ एंड ऑर्डर का मसला है हमारा इतना संजीदा है कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि विद इन पार्टी, विद इन द गवर्नमेंट सिविल और मिलिट्री लड़ाइयाँ हो। ये लड़ाइयाँ जो है ना इसको खत्म कर देना चाहिए। बात वहीं पे आके रुक जाती है कि चौधरी निसार के जिस तरह से वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का हमने आपको क्लिप दिखाया, वज़ीर आज़म की जानिब से जो बातें की गई, उनका बयान सामने आया, जब उनको लिफाजी करार नहीं दिया जा सकता तो मुस्तफ़ा कमाल के प्रेस कॉन्फ्रेंस को, उनके इंकिशाफ़ात को आप किस तरह से लिफाजी करार दे सकते हैं? छोटी सी ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, इस पर मज़ीद भी बात करेंगे और कुछ ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से भी बात करेंगे।
प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। कुछ बात करेंगे ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से, जो आज बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। हर जगह पर ख़वातीन को सपोर्ट किया जाता है। आमिर मतीन साहब, आपकी जानिब आएंगे। ख़वातीन का आलमी दिन होता है, बड़ी एग्जाम्पल्स हमारे सामने आती है, बहुत बड़े बड़े नाम आते हैं, एकदम से सामने आते हैं, जुर्रत की, हिम्मत की बड़ी मिसालें दी जाती हैं। लेकिन सारा साल ख़वातीन के लिए आखिर किया क्या जाता है? बाल ये मिला जुला इसका जवाब देना पड़ेगा कि एक तो काफ़ी हमारी ख़वातीन की आज से 10 साल 20 साल 50 साल पहले चले जाएं तो बहुत अचीवमेंट्स हैं। ऐसी ऐसी फील्ड जिसमें कभी सोचा भी नहीं जा सकता उसमें ख़वातीन आ सकती थी, अभी ना सिर्फ के आ गई हैं, अपना लोहा मनवा रहा है। सो बड़ी बड़ी अचीवर्स हैं, बहुत बड़े नाम लिए जा सकते हैं। मगर एट द सेम टाइम अभी भी हमारे यहाँ इतना, क्योंकि हालात इतने बुरे हैं हमारे समाज में, हमारे स्ट्रक्चर में, हमारे निज़ाम में, कबाइलियत इतनी ज़्यादा है कि अभी भी बहुत लंबा सफ़र है और अभी भी बहुत बुरा डे टू डे उसमें है। और बाकी सारी फील्ड्स तो हैं ही हैं। मैं एक ज़रूर कहना चाहूँगा कि पार्लियामेंट में हम खास तौर पे वहाँ पे मैटर करता है, क्योंकि वहाँ पे पॉलिसी बननी है, वहाँ सब कुछ होना है। तो हम कहने को फ़ख्र कर सकते हैं कि पूरी मुस्लिम दुनिया में सबसे ज़्यादा औरतों को नुमाइंदगी हमने दी कि पाकिस्तान में रफली 20-21% हमारी पार्लियामेंट में है, जो ना सिर्फ कि किसी मुस्लिम उसमें नहीं, एशिया में भी नहीं है, साउथ एशिया में खास तौर पे। इंडिया में फॉर एग्जांपल सिर्फ 8% है, तो हम 21% तक जा चुके हैं। मगर नंबर्स के पीछे कई दफ़ा ना छुप जाता है कि ये क्रेडिट देना पड़ता है कि ये कोई पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तानी ने नहीं किया था, ये एक डिक्टेटर मुशर्रफ साहब ने किया था। और उसके बाद से ये मुख्तलिफ पार्टियों में पीपल्स पार्टी ने फिर भी जो जिस किस्म के लोग लाए गए या ख़वातीन लाई गई, तो जो इसका मकसद था, कोटा इसलिए दिए गए होते हैं कि ताकि जो डिसएम्पावर्ड या दबे हुए तबके होते हैं वो इन कोटाज के जरिए इनडायरेक्टली लाए जाएं ताकि उनको बराबर लाया जाए। मगर उसका कोई नतीजा नहीं निकला। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि जिस किस्म की ख़वातीन लाई जाती हैं वो अपना रोल अदा नहीं करती, पसंद क्या पीपल्स पार्टी में मैं ये कह सकता हूँ फिर भी बड़ी बड़े बेहतर ख़वातीन हैं वहाँ पे। शाजिया मरी हैं, नफीसा हैं, काफ़ी ख़वातीन हैं जो कि आप एक नाम भूल रहे हैं जिससे आपको बड़ी शिकायत होगी, मैं याद दिला देता हूँ, शहरी रहमान। सेनेट में मुझे पता है उन्हें शिकायत करने थी, आपने मेरा नाम नहीं लिया, मैंने आपका ताल्लुक एक दोस्ती बचा लिया। शहरी रहमान वो तो हमारी फील्ड से गई हैं, इसलिए आपको उनका नाम नहीं याद रहा। बहरहाल वो हैं, मगर पीटीआई की भी मुनासिब हद तक हैं कि मगर सबसे जो बुरा हाल है मैं कहूँगा नून लीग का है कि वहाँ मेरा ख्याल साहब के पास लिस्ट होगी जो मामियाँ, चाचियाँ, आंटियाँ इकट्ठी की हुई हैं, सारा दिन बैठ के पार्लियामेंट में कशीदाकारी करती रहती हैं, किचन की रेसिपी डिस्कस करती रहती हैं। तो सारा मकसद इस कोटे का फिगर्स में तो आ जाता है कि 20% ख़वातीन हमारी पार्लियामेंट में है, लेकिन कैसे ख़वातीन आउटपुट बहुत कम है। और मैं आखिरी बार कह दूँ कि अभी रिसेंटली एक एनजीओ ने एक पूरा इसमें ख़वातीन की एनजीओ थी, उन्होंने फिगर्स निकाले कि नहीं जनाब ये मिनट्स देखें आप, तो हम इन पर मिनट देखेंगे तो इनकी कंट्रीब्यूशन, भाई साहब मिनट से फैसला नहीं होता, क्वालिटी पे आता है कि आपने किस इशू पे कितनी दुआदार पार्लियामेंट की आपने बात छेड़ी रऊफ क्लास। अच्छा, पार्लियामेंट की बात छेड़ दी आमिर मतीन साहब ने, तो पार्लियामेंट में जो मखसूस नशिस्तों पर ख़वातीन बैठी हैं वो क्या करती हैं, उन्होंने ख़वातीन के लिए क्या किया? मुझे पता था मुश्किल सवाल मेरी तरफ है, मुख्तसर जानना चाहिए। नहीं उसमें मुझे पता था ये कुछ होगा। वो जैसे उन्होंने कहा है कि ये जनाब मुशर्रफ का बड़ा अच्छा स्टेप था कि हमारे जैसे लोग जोर डालते थे कि ख़वातीन को पार्लियामेंट में भेजें, ये बहस में हिस्सा लें, फैसला साजी में शरीक होना चाहिए, ख़वातीन को पता होना चाहिए। यहाँ 52% ख़वातीन है, ये पार्लियामेंट में है नहीं। उस वक्त 3-4 होते थे, आबदा हुसैन होती थी, बेनज़ीर भुट्टो साहबा होती थी, बेगम भुट्टो, इनके अलावा ये बाद में हमने देखा तमीना दुल्ताना आगे वो लड़ने झगड़ने के लिए आई थी, में से ज्यादातर। इसके बाद हमें नजर ही नहीं आता था वहाँ ख़वातीन जो हैं। बिल्कुल। अब हमने देखा है कि जब इनको कोटा दिया गया और ये वहाँ पे पहुंचे हैं तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। ठीक है, मतलब मैं आपको पंजाब से रऊफ क्लास साहब मुख्तसर बताएगा, ब्रेक पर जाना है हमें, आप ले लें, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, ब्रेक पे वापस आएंगे तो बात कर लेंगे। लेकिन सवाल तो यही उठते हैं कि पार्लियामेंट में जो ख़वातीन मौजूद हैं उनकी जानिब से बिल्कुल आमिर मतीन साहब आपका कमेंट भी लेंगे, लेकिन बात यहाँ पर यही है कि पार्लियामेंट में बैठने वाली ख़वातीन ने अब तक बाकी ख़वातीन के लिए क्या किया, ये तो सवालिया निशान है। छोटी सी ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, बात करेंगे। ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से बात हो रही थी ब्रेक पर जाने से पहले, तो रऊफ क्लास साहब आपका कमेंट अधूरा रह गया था। मैं जरा जो इस पर बात कर रहा था कि आप वह ख़वातीन को लेके गए कि एम्पावरमेंट करनी है, तो जो हमने उसका थोड़ा सा डाटा निकाला है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये ख़वातीन की एम्पावरमेंट नहीं हुई, ये पॉलिटिकल जो हमारी वहाँ पे इलीट पहले से बैठी हुई है उनकी फैमिलीज़ की
आप कह सकते हैं खानदानी सियासत, खानदानी सियासत नहीं, एम्पावरमेंट। अच्छा, एम्पावरमेंट पे जोर दें, ये एनजीओ का बड़ा मखसूस है लफ्ज़ एम्पावरमेंट हो रही है जनाब। सही। मसलन ताकत बख्शना, आप इसमें देख लें, नाम पढ़ लें, जो ऊपर हम पढ़ के दे रहे हैं कि यहाँ पे ये तारिक फातमी हैं जो वजीर आजम साहब के वो हैं, वो एडवाइज़र हैं, बिल्कुल फॉरेन अफेयर, वो खुद भी एडवाइज़र हैं। बेगम उनकी जो है वो एमएनए हैं, अपनी एनजीओ भी चलाती हैं, अल्लाह के फजल से चंदे भी लेती हैं बैंसी से, $17,000 अभी पार्लियामेंट की सीट पे भी जी उन्होंने वहाँ से लिए हैं। सो आप इनको नाम पढ़ते जाएं तो आपको ये पता चलेगा कि सारी बेगमात जो है मोस्टली वो इनकी अपनी फैमिलीज की हैं। मैं लाहौर की आपको कहानी बता दूं, लाहौर में 60 सीटें हैं खवातीन की मखसूस, उसमें 34 सीटों में लाहौर शहर की खवातीन को उन्होंने एमपीए बनाया है। 34 लाहौर शहर के एम्पावरमेंट हो के खवातीन की, गुलबर्ग की हैं, डिफेंस की हैं, या आपके 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 डीएचए के, वहां से उन्होंने 34 के करीब खवातीन उठाई हैं, उनको लाहौर में एमपीए बना दिया असेंबली में। ये एम्पावरमेंट और हो वो गया। 30 भी जो है ना 4 लाहौर की 4 आबादियां और 2 खानदानों की होंगी। अच्छा, परवेज खटक साहब पे जाते हैं, जो बड़ी एक तरीके इंसाफ साफ चली, शफाफ चली, तरीके इंसाफ चली। तो परवेज खटक साहब भी खवातीन की सीटों पे अपनी ही फैमिली की खवातीन लेके आए हैं। कितनी खवातीन है? मेरा ख्याल 3 के करीब जो उन पे इल्जाम लगे थे कि उनके वो अच्छा, रिश्तेदार हैं। मंजर-ए-आम पर आई हैं वो 3? नहीं, हाँ, मतलब उनकी तो खबरें आ चुकी हैं, हमको एक्सक्लूसिव नहीं बता रहे। आप जरा बलोचिस्तान चलते हैं जनाब, वैसे बड़े फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, वैसे खवातीन के हवाले से कहते हैं जी बिल्कुल हमारे कल्चर पे बात ना करो, हमारी वैल्यूज पे ना करो, हम किसी को कत्ल कर दें, खतून को मार दें। एक बहुत बड़ा भी वहाँ पे स्टोरीज आती रही, हमारा कल्चरल वैल्यूज है, डोंट, आप उसमें इंटरफेयर मत करें। महमूद अचकज़ई साहब जो हैं, उनके भी आप अगर उठा के देख लें कि जो खवातीन वो लेके उनके अजीज। अच्छा, ये काम सिर्फ यहाँ पॉलिटिशियंस ने नहीं किया, हमारी रिलीजियस पार्टी 2002-2005 की आप सारी 7 की असम्बली देखें, जितने मजहबी लीडर थे ये अपनी बेटियों को लेके आए थे। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, बुरा लगता है कि चलें 2-4 हैं। अब उसमें जावेद हाशमी साहब सबसे बड़े डेमोक्रेट, जेलें भुगती हैं, जब टाइम आया तो उन्होंने अपनी बेटी को वहां पे एमएनए बनवाया। मैं आपको ये बता रहा हूँ सिंपल सी बात कि मोस्टली खवातीन आती हैं। अच्छा, इनको फंड जो मिलते हैं तरक्याती फंड्स, वो सारे मर्द लेते हैं, पार्टी उनको 2-2 करोड़ पे एक खतून को मिलते हैं। बहुत बड़ा कारोबार बन चुका है, बिजनेस है। फंड्स तो माजी में बड़ी एमएनएस थी खवातीन जिन पर फंड्स बेचने के इल्जाम थे, फंड्स की बात तो आपने छेड़ी थी। मैंने ये स्कैंडल किया हुआ है फंड्स वाला कि कितने सेनेटर से और बड़े मुअज़्ज़िज़ीन थे सिंध से, जो सिंध का मुकदमा आजकल लड़ते हैं बैठ के टीवी पे, रो उनकी आंखें उनकी भर आती हैं, उन्होंने फंड बेचे हैं लकी मरवत में। अच्छा, पंजाब से मैंने बता देता हूँ 4-5 वहाँ पे बड़ी खवातीन थी, उन्होंने फंड्स अपने बेचे हैं, 1-1 करोड़ पे 20-20 लाख रुपया ले गया है। बात खवातीन, ये स्टोरीज मैंने की हुई हैं, ये बताई हुई हैं। अच्छा, इनके साथ जो ज्यादती होती है खवातीन की, कि इनको इजाजत नहीं होती, जो 2 करोड़ पे इनको मिलता है साल का, 10 करोड़ रुपए की पार्टी है एक, ठीक है, 10 करोड़ पे खतून लेती है, ये 10 करोड़ पे उस खतून को इजाजत नहीं होती कि उसने कहाँ खर्च करना है। ये बड़ी जो एम्पावरमेंट की कहानियां हमें सुना रहे हैं ना आज, ये आप किसी खतून से पूछेंगे आपको इजाजत है कि 10 करोड़ कहाँ खर्च करना है, ये नहीं कर सकते। ये पार्टी का सरबराह फैसला करता है कि ये फंड जो है फलां खवातीन का ABCD को जो 10 करोड़ रुपए मिलेंगे 5 सालों में, ये किस इलाके में खर्च होगा। कैप्टन सफदर के इलाके में बहुत सारे खवातीन के फंड्स वहाँ पे नवाज शरीफ की पार्टी के वहाँ पे खर्च होते रहे। तो ये हमें कहानियां रामलीला ना सुनाए कि हम खवातीन लेके गए हैं, हमने एम्पावरमेंट कर दी है, हमने इनको पता नहीं क्या कुछ वहाँ पे कर दिया। इनकी पार्टिसिपेशन मासिव 3-4 खवातीन के जो रोल अदा करती हैं, जैसे नाम भी लिए, आमिर ने भी लिए, वो हुकूमती पार्टी में से 2-4 अच्छे लोग हैं, 2-4 वहाँ, बल्कि बाज तो माँ बेटी भी हैं वहाँ पे, मरियम औरंगजेब साहबा भी हैं और तेहरा और माँ बेटी भी मैंने बनाई हुई है। ये एम्पावरमेंट हो रही है, सही। जो हमें बता रहे ना कहानियां, बड़े इश्तिहार चला रहे थे कि एम्पावरमेंट कर दी है, माँ बेटी भी एमएनएज हैं यहाँ पे, बीवी भी हैं, शाइस्ता और परवेज मलिक। सो ये नवाज लीग की जो लेगेसी आ रही है ना, और मुझे हंसी आती है सुन के, शाहिद हुसैन शाहिद साहब और उनकी साहबजादी, ये मर्जी से तो बड़ी बातें करते हैं, मर्जी से 1 रुपया नहीं खर्च कर सकती खवातीन डेवलपमेंट फंड का। कोई आके दावे से बता दे यहाँ पे, मुझे बहुत सारी खवातीन ने ये खुद कहा है, बल्कि कहा है कि ये इशू आप रेज करें। इसमें मर्द आते हैं और हमें आके बकायदा उस पर डंडे पे हमसे थंब लगवाते हैं, जैसे घरों में हम लगवाते हैं ना, खर्च करते हैं, वो खर्च करते हैं। जो मर्द एमएनएज हैं, इनको पता क्या कहते हैं आप आइए मुफ्त में आई हुई, आप कौन सा इलेक्शन लड़के हुई, आपका कौन सा खर्चा हुआ है, आपकी कौन सी कंस्टिट्यूएंसी है, ये कंस्टिट्यूएंसी हमारी है, हमने जाना है, हमारे वोटों की वजह से तो आप यहाँ एमएनएस बनी है। ये यहाँ अंगूठे लगा के फंड देती रही हैं। ये मैं आपको जबरदस्ती से जैसे हम घरों में करते हैं ना कि खतून से अपनी बहन से हमने जदाद लेनी है, हमने किसी और से लेनी है, तो खवातीन से अपनी बहनों से बैठ के हम नहीं अंगूठे लगवाते, लगा दो भाई कि ये प्रॉपर्टी जब हमारी होगी। ये फंड जो है ये ऐसे ही अंगूठे लगवा के लिए जाते हैं। सम अप इस पे कर दूं, जो खासा साहब ने जो रामलीला सुनाई है, इसमें आज नाजिश बरोई हैं, हमारी जर्नलिस्ट कुलीग भी हैं और एक्टिविस्ट भी हैं, उन्होंने आज डॉन अखबार में बड़ा अच्छा कॉलम लिखा हुआ है, और उसके आखिर में उन्होंने कहा कि वो सिंध में किसी जगह गई तो वहाँ रोने धोने के लिए प्रोफेशनल जो है ना मातमी औरतें होती हैं, तो उन्होंने कहा कि उनसे बातचीत करी। उन्होंने कहा आप क्या करती हैं? उन्होंने कहा मैं इस तरह NGO एक में काम करती हूँ, एक्टिविज्म का काम करती हूँ। तो उनकी पूरी सहानी करती हैं। मुझे लगता है कि इनको औरतों को कहते हैं रुदाली,
तो उनका मुझे लगता है आप भी हमारा ही काम करती हैं, आप भी रुदाली हैं। तो ये रोना तो नहीं, ये बड़ी फैमिलीज की हैं, ये मान लें ये बड़ी फैमिलीज की खवातीन है जो ऑलरेडी पहले एम्पावर्ड थी, ऑलरेडी वो बड़े क्लाउट है, उनका एक सोशल स्टेटस है, पॉलिटिकल स्टेटस है। ये मोस्टली 70% 80% जो हैं वो उस बैकग्राउंड से हैं जो इलीट क्लास से तल्लुक है, पॉलिटिकल फैमिलीज है, बहन भाई हैं, मियाँ बीवी हैं, माँ बेटी हैं, एक लंबी कहानी है। और आखिरी जो मैं बात कह रहा हूँ, जो आप जरा चेक करके कि अंगूठे लगवा के इनसे फंड्स लिए जाते हैं। बहुत बड़ी बात की आपने क्लासा साहब कि किस तरह से ये खवातीन के नाम पर, ये भी बता दूं, बाज खवातीन ने फंड्स बेचे हैं 20-20 लाख रुपए पे। ये इतनी भी एम्पावरमेंट हो रही है ना, 1 करोड़ रुपए कैश ले लो आप सारे के सारे। वही बात है ना कि खवातीन के नाम पर फंड्स लिए जाते हैं, लेकिन वो फिर अंगूठे पे बड़ा खास जोर दिया क्लासा साहब ने, अंगूठे लगवाए जाते हैं और फिर वो फंड्स अपने ऊपर ट्रांसफर कर लिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ रेलवे और नैप की भी बात करते हैं। क्लासा साहब, रेलवे और नैप की अगर हम बात करते हैं तो बड़े बड़े मेगा स्कैंडल्स हैं, 10 मेगा स्कैंडल्स हैं, 40 अरब रुपए की अमाउंट जो है वो जाहिर की गई है। स्कैंडल्स वैसे तो बहुत ज्यादा है, 179 के करीब हैं, लेकिन अगर 10 मेगा स्कैंडल्स की बात करें, नैप क्या कार्रवाइयां कर रहा है, एहतिसाब के नाम पर नैप की जानिब से क्या किया जा रहा है? मैं छोटा सा मुझे अभी एक मैसेज आया एक दोस्त का लाहौर से, मैं इससे पहले आता हूँ इस पे, ये नैब के जो स्कैंडल्स हैं, उसने ये कहा कि लाहौर में आज वहाँ पे खवातीन डे के हवाले से हर एक पोल को उन्होंने उस पे लगा दे, खवातीन की पिक्चर्स लगाई हैं। अच्छा। और नवाज शरीफ साहब कभी कहते थे बेनज़ीर भुट्टो साहबा जो ना मेरी बहन है, बेनज़ीर भुट्टो साहबा जैसी भी थी उनके लिए इनके आंसू भी बहे थे, गड़े खुदा बख्श भी गए, एक लंबी उनकी नवाज शरीफ साहब की तकरीर भी आई, बीच के दिखा सकते हैं, इस वक्त टाइम नहीं है। तो उन्होंने कहा जनाब तमाम खवातीन की आज लाहौर में तस्वीरें लगाई कि किस किस ने क्या कंट्रीब्यूशन किया। बेनज़ीर भुट्टो पे 100 सवाल हम भी उठाते रहे, चीजें भी थी, जो भी था पाकिस्तान की पहली मुस्लिम एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थी। पूरे लाहौर में बेनज़ीर भुट्टो साहबा का कोई फोटो जो है ना, वो नवाज शरीफ साहब की बहन का फोटो जो है शहबाज शरीफ साहब ने नहीं लगने दिया। ये जस्ट उसने कहा जी कि मैं इतना कह सकता हूँ कि कम से कम उसका ये क्रेडिट था बेनज़ीर भुट्टो का कि वो पहली खतून एक वज़ीर आज़म थी, उनकी तस्वीर होनी चाहिए थी। तो अगर बड़े भाई जो है नवाज शरीफ तो कहते हैं कि वो बेनज़ीर भुट्टो मेरी बहन थी, शहबाज शरीफ साहब मांगे सरकारी में से। बहरहाल ये मैंने कहा जरा बाज़ लोगों का इस पे एहतजाज था, वो मैं आपके साथ हूँ। अब मैं आता हूँ, पहले तो मैं क्लियर करना पड़ता है, आजकल मैं बड़े दबाव में रहता हूँ कि शायद ये मेरी अपनी फाइंडिंग है, मोस्टली लोग समझते हैं कि ये जो अब 40 बिलियन रुपीस रेलवे के स्कैंडल की डिटेल्स अभी हमने देनी है, 10 स्कैंडल की, शायद मैंने घर बैठ के ना टाइप किया है। ये मोस्टली जो अब लोगों की उनकी इमेजिनेशन से बियॉन्ड चीजें चली जाती है ना, फिर वो ये समझते हैं कि ये साजिश है, ये खुद लोग बैठ के इसको कर रहे हैं। और उठाते इसलिए हैं, जरूरी है कि ख्वाजा साद रफीक साहब भी समझ लें, क्योंकि अगले दिन वो आधा प्रोग्राम देखते हैं और पिछली दफा भी एक दफा हुआ कि वो गिला करते हैं, फिर उनको बताना पड़ता है कि ये हमारी फाइंडिंग नहीं है, ये दस्तावेजात की तरफ भी जाएंगे आप, ये हमारे पास दस्तावेजात हैं जो कौमी असम्बली में पेश की हैं और ये रेलवे मिनिस्ट्री ने खुद की हैं। मतलब ख्वाजा साद रफीक साहब ने ये डॉक्यूमेंट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ तकरीबन 50-60 पेजेस हैं, इनके अंदर ख्वाजा साद रफीक साहब ने खुद ये पेपर जो है वहाँ पे पेश किए हैं। हमारा इतना क्रेडिट है जो हमें आप देना चाहते हैं तो दे दें थोड़ा सा, कि हम ये निकाल के ले आए हैं, इनको पढ़ा है, समझा है, बहुत बड़ी बात आपके सामने लाए। इसमें 10 बड़े स्कैंडल हैं जो मैं जल्दी से आपको अगर बता दूं, क्योंकि मेरा कल इसाक हकवानी को भी हमने लेना है और हमने कोशिश की थी कि ख्वाजा साद रफीक साहब भी आ जाएं, वो भी जरा कोई हमसे बातचीत करें, कुछ सवालों के जवाब, लेकिन ख्वाजा साहब हमें आजकल अवेलेबल नहीं हो रहे। कल आना चाहें, ही इज मोस्ट वेलकम। मैं पाकिस्तानियों को थोड़ा सा दिल भी जलाना चाहता हूँ, इससे पहले कि हम स्कैंडल पे जाएं। हम रेलवे के 10 मेगा स्कैंडल डिस्कस कर रहे हैं, 10 बड़े जो जनरल मुशर्रफ दौर के भी हैं, इनके दौर के तो उनके पीपल्स पार्टी के हैं कुछ सारे, हम इनको नहीं ब्लेम कर रहे, लेकिन इनके दौर के भी स्कैंडल आ गया है ख्वाजा साद रफीक साहब का, वो भी मैं बताऊंगा जो बड़ा स्कैंडल है इनके दौर का रेलवे का, कि इंडिया जो है, मैं जरा अब मैं दिल जला लूं क्योंकि पाकिस्तानियों को हर दफा ना इंडिया के साथ कंपैरिजन करके बड़ा खुशी होती है। सच्चाई छुपाई नहीं जा सकती क्लासा साहब। इंडिया जो है इस वक्त, ये जरा दिल थाम के सुनिएगा जरा, उन्होंने ना सिर्फ रेलवे इंजन और बोगीज खुद बनाते हैं, उन्होंने बांग्लादेश को भी बेची है, ऑस्ट्रेलिया जैसी फर्स्ट वर्ल्ड, जरा क्वालिटी का म्यार देखें कहां पे होगा। ऑस्ट्रेलिया को और बांग्लादेश को भारत जो है वो बोगीज रेलवे की और रेलवे इंजन बेच के वो जरे मुबादला कमा रहा है। हम जो हैं चाइना से अल्लाह के फजल से हर दफा जाते हैं, कमीशन का चक्कर ये 10। अब आप इतना आप ये मुश्किल सवाल करेंगे तो फिर लोग लड़ेंगे कि जमहूरियत खतरे में डाल रहे हैं। ये 40 अरब रुपए के स्कैंडल जो हैं ये सारे रेलवे के हैं, 10 के 10 हैं सारे। इनमें से जो 6 स्कैंडल बड़े हैं 7, वो चाइना से हमने जो खरीदारियां की हैं ये उनसे रिलेटेड हैं। वहां पे हमने कमीशन खाए हैं, हमने पैसे खाए हैं, नहीं खाए, हमने वहां पे बैठ के हमने घटिया क्वालिटी के इंजन लिए हैं। मसलन अब मैं उनकी डिटेल तो आ रही है, पढ़ रहे होंगे सामने। अब क्या हुआ है कि इन साद रफीक साहब के दौर में इन्होंने वहां से बोगीज मंगवाई हैं, रेलवे इंजन मंगवाई हैं, बिल्कुल। उनमें से 16 के अंदर आते ही क्रैक्स आ गए हैं।
2001-2002 में जनरल मुशर्रफ के दौर में काजी जावेद अशरफ जो थे वो रेलवे मिनिस्टर थे, उन्होंने एक हाथ मारा था, डील फरमाई थी, वो भी केस पड़ा हुआ है 14 साल से। जी जी वो पड़ा हुआ है अभी तक। उनके दौर में उन्होंने नया काम किया था काजी जावेद अशरफ, जनरल साहब थे, जनरल नया काम करते हैं। उन्होंने जो रेलवे इंजन लाए थे वो पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म से बड़े थे। जरा हमारा स्टाइल देखें, हमने रेलवे यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म तोड़े, उस पर रेलवे इंजन चलाए, उनमें क्रैक्स डेवलप हो गए। वो खैर कहानी, अभी स्कैंडल वो चल रहा है 2001 का, वो 14 साल में नैब ने उसका भी फैसला नहीं किया। अब ख्वाजा साद रफीक साहब जो है 2016 में 2015 में वो नए इंजन लेके हैं जनाब चाइना से, और उनमें से 16 में क्रैक्स आ गए हैं। सो मैं इस चीज पे हैरान हो रहा हूँ कि इंडिया जो है जिसके साथ हर चीज में हम दौड़ में मुकाबला करते हैं, वो अपनी बोगिस बना रहा है, अपने रेलवे इंजन बना रहा है, वो एक्सपोर्ट कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्क को वो बेच रहा है। कारोबार ही करना है क्लासेस साहब, क्यों आमिर मतीन साहब, जब कारोबार करना तो फिर भारत से मंगा लें। ये जो बाकी 10 स्कैंडल्स हैं इसमें इस गवर्नमेंट का कितना है और पिछला कितना है? सर इस हुकूमत का जो बड़ा स्कैंडल है 16 इन्होंने वहां से चाइना से रेलवे इंजन, बाकी ज्यादातर पुराने बाकी ना पुराने ही हैं कि उसके पीपल्स पार्टी दौर के हैं स्कैंडल सर, वहां के हैं, उन जनरल मुशर्रफ दौर के स्कैंडल हैं। और जो मोस्टली बड़ा स्कैंडल जो है जनरल मुशर्रफ दौर का काजी जावेद अशरफ का स्कैंडल है, जो वो आया था जिसमें कोई नहीं। अच्छा रेलवे का ये लाहौर में जो आपका रेलवे का वो क्या नाम है सर, रॉयल पाम का सबसे बड़ा स्कैंडल है सर, जो जनरल मुशर्रफ के दौर पिछले 15 साल से चल रहा है, चला जाएगा। और उसके खालिक जो हैं उस स्कैंडल के पीछे जिन्होंने जिंदगी का एक हिस्सा लगा दिया, खाकवानी साहब, मेरे ख्याल से वो भी हमारे साथ बाद में आएंगे लाइन पे। अच्छा उसमें रॉयल पाम को एक दाद देनी चाहिए। ये मान गए थे सुप्रीम कोर्ट में कि हमने 16 बिलियन रुपीस हम एडिशनल देने को तैयार है, जो डील में घपले किए थे, अभी तक पेमेंट नहीं हुई। ये रॉयल पाम की इंतजामिया को दाद दें कि ये सुप्रीम कोर्ट में केस गया, ये नैब में गया, उन्होंने कहीं से अपनी पकड़वाई नहीं दी। हालांकि हर जगह ये झूठे निकले। इनके खिलाफ पार्लियामेंटी कमेटी ने तहकीकात की, उसमें स्कैंडल निकला रॉयल पाम का, जो लाहौर का जो सबसे बड़ा है, जो इस वक्त बिलियंस कमा रहे हैं। ये नैब के पास कोई ऐसी गिदड़ सिंह की है रॉयल पाम के पास जो पाकिस्तान में किसी के पास नहीं है, कि 15-16 साल से सुप्रीम कोर्ट में भी गया है फैसले, वहां से भी इन्होंने माना है कि हम यहाँ पे एडिशनल पेमेंट करने को तैयार हैं। अभी तक इनको नहीं हो सके। स्कैंडल्स तो क्लासेस साहब बहुत बड़े बड़े हैं। अगर बात करते हैं जो है मतलब बिजनेस ट्रेन बहुत बड़ा स्कैंडल है। इसमें एक साबिक सेनेटर जो है जफर इकबाल वो इन्वॉल्व है, उन्होंने इनके साथ हाथ कर। अच्छा वो इनके पीपल्स पार्टी के आखिरी दौर का स्कैंडल है। मैं किसी वो डॉक्यूमेंट साहब वही बात आके रुक जाती है ना कि एहतसाब के नाम पर आखिर हो क्या रहा है। अगर हुकूमत की बात करते हैं 16 इंजन तो पहले नाकिस निकल आए, लेकिन हुकूमत तो कहती है कि 2024 तक जो है वो 281 इंजन मजीद खरीदे जाएंगे। इस पर भी बात करेंगे, एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम मुकाबिल में कुछ बात हो रही है रेलवे की, नैब की करप्शन से मुतालिक बात हो रही है। इसाक खाकवानी साहब हमारे साथ मौजूद है, तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। इसाक खाकवानी साहब कैसे हैं आप, ठीक है? मेहरबानी, आप खैरियत से? अल्लाह का शुक्र खैरियत से हैं। अच्छा इसाक खाकवानी साहब, मुतादिद स्कैंडल्स हैं जो मंजर आम पर आए, लेकिन अगर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं रॉयल पाम गोल्फ क्लब स्कैंडल से मुतालिक। 2012 से कहा जा रहा है कि तहकीकात में मसरूफ हैं, 7.5 साल से ये स्कैंडल चल रहा है, अभी ताज़ा तरीन पेशरफ्त क्या है इसमें? मैं थोड़ा सा खाकवानी साहब इससे सप्लीमेंट्री सवाल भी कर लूँ कि कौमी असम्बली में ये वजारत ये रेलवे ने एक रिपोर्ट पेश की है 60 पेजेस की, जिसमें उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया है कि 2001-2002 के बाद कुछ 10 मेगा स्कैंडल हैं रेलवे की मिनिस्ट्री के, जिनकी मलियत बनती है 40 बिलियन रुपीस, जो कि नैब इन्वेस्टिगेट कर रहा है। तो आप भी रेलवे के मिनिस्टर रहे हैं, आपके दौर के भी हैं, कोई काजी जावेद अशरफ साहब के हैं, आप उस वक्त वजीर थे, कुछ आपके दौर के हैं स्कैंडल्स हैं, मुशर्रफ साहब के हैं, कोई पीपल्स पार्टी के हैं। आप रेलवे को इतनी बुरी हालत में छोड़ के गए थे सर कि 10 स्कैंडल्स आए हैं, किसी की तहकीकात मुकम्मल भी नहीं है सर। कोई इंजन नाकेस आ रहे हैं, कोई बोगियाँ नाकेस आ रहे हैं। भारत जो है वो वहाँ पे बोगियाँ बना के वो दुनिया को बेच रहा है। हम चाइना से घटिया माल लेके ये स्क्रैप है पाकिस्तान को बिक रहा है सर। क्लासा साहब, मैं बतौर मिनिस्टर भी और बतौर ऑर्डिनरी वर्कर भी, क्योंकि मैंने कुछ अर्सा वहाँ नौकरी भी की है, मैंने बहुत सारे केसेस जो है मैंने नैब को रेफर किए। ये रॉयल पाम का केस मैंने रेफर किया। अपना जो कई चीजें खरीदी गई एग्जॉर्बिटेंट रेट पे, जिनका कोई मुआवजा भी नहीं किया जा सकता, वो मैंने नैब को लिख के भेजा। ये 9 साल पहले की बात कर रहे हैं आप, 9 साल पहले की बात कर रहे हैं। 2007 में वजीर थे, आज 2016 है, 9 साल पहले आपने केस भेजा था। जी जी, मैंने कई केसेस भेजे हैं जनाब, और वहां से कोई जवाब नहीं आता। फिर मैं आखिर आपको याद होगा कि बड़ी जोर से हमने इफ्तिखार चौधरी साहब का दरवाजा खटखटाया, उन्होंने फिर मेरा केस लिया और उन्होंने पूरा केस सुना। सुनकर जजमेंट रिजर्व की 12 जज सबान सुप्रीम कोर्ट ने मेरा केस सुना
और 12 के 12 हजरात ने कोई फैसला नहीं करने तक पहुंचे। आप बताएं, मैं अपनी जेब से खर्च करके किस किस के दरवाजे पर जाऊं और किस किस के हाथ टक्कर मारूं, मुझे बताएं। सर मुझे ये बताएं कि चाइना जो है वो यहाँ आईफोन बनाता है, दुनिया में लैपटॉप बनाता है, चाइना यहाँ पे बड़े बड़े ब्रांड बना के देता है, वो क्वालिटी मार्केट करता है। जो चीज़ें हमारे पास आती हैं वो सारी घटिया हैं। किसी का यहाँ पे उसका क्रैक हो जाता है, किसी की बोगी ठीक नहीं है, किसी का इंजन में क्रैक्स हैं। ये हमारे यहाँ क्यों स्क्रैप भेजता है, या हम ही उनके साथ कुछ ऐसी डील करते हैं कि जितना पैसा दोगे उतना माल बनवा लोगे? नहीं, ये क्लासर साहब कसूर हमारा है कि चाइना 1 नंबर चीज भी बनाता है और 10 नंबर चीज भी बनाता है। आप 1 नंबर चीज ले लें, उसके पैसे अदा कर दें। आप 10 नंबर लेना चाहे वो 10 नंबर ही बेचते हैं। हम 10 नंबर ले रहे हैं माल, आपका ख्याल है? हमारी हुकूमतें, हमारे वजीर 10 नंबर माल लेते रहे हैं सर। जी बिल्कुल इसी तरह है कि, और फिर वो कहते क्या है कि जी ये अंडर फ्रेम का जो पहला सिलसिला हुआ था, जब ये ऑलमोस्ट $99 मिलियन के 69 लोकोमोटिव आए थे, मैंने लिख के भेजा, उस वक्त आसिफ अयाज साहब हमारे सेक्रेटरी थे, मैंने लिख के भेजा कि आइंदा यहाँ से कोई शिपमेंट नहीं आनी चाहिए क्योंकि यहाँ जो चेसेस है इंजन के वो क्रैक हो रहे हैं। मुझसे प्रेसिडेंट हाउस में जनरल मुशर्रफ साहब ने मेरे से पूछा कि भाई ये क्या रिपोर्ट है। मैंने कहा सर आज की रिपोर्ट है कि 12 इंजनों के अंडर फ्रेम जो हैं वो हो गए। इसी तरह और इंटेलिजेंस के चीफ खड़े थे, उन्होंने कहा जी ये सही कह रहा है। अब बताएं, लिख के भेजें, कहें कि आइंदा ना करें, ये कॉन्ट्रैक्ट करके खकवानी साहब, मैं आमिर मतीन बोल रहा हूं। कॉन्ट्रैक्ट में पैसे पहले अदा कर गए, उनको एडवांस पैसे दे दिए और उसके बाद इनके हाथ में कुछ नहीं रहा, ये सिर्फ रिपेयर करने तक इनका है। मैंने समझा था शायद दूसरे हजरात आएंगे वो भी बेहतर करेंगे। ये खकवानी साहब ये बातें अभी एंशिएंट हिस्ट्री लगती है, मुशर्रफ का दौर। मैं आज पे आना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ आम तासुर ये है कि चाइना क्योंकि हमारा दोस्त है, वहाँ से तो कोई चीज़ गलत हो ही नहीं सकती, जबकि वो भी ज़ाहिर है कारोबारी तबका हर जगह एक जैसा ही होता है। और आजकल क्योंकि हमारा ये चाइना पाक कॉरिडोर जो बनने जा रहा है, ह्यूज एक 45 बिलियन की इन्वेस्टमेंट भी है, तो उसमें हम डर जाते हैं जब ये पता चलता है कि ये रेलवे के जो अभी क्लासर साहब जिसका जिक्र कर रहे हैं कि जानते बूझते हुए ये इस तरह के इंजन मंगवाएंगे, ये लैप्स होता है या जानते बूझते इसके पीछे करप्शन है? सरासर आमिर साहब करप्शन है, इसके अंदर बेईमानी है। कोई बेईमानी पकड़ने के लिए तैयार नहीं है और कोई सजा देने के लिए तैयार नहीं है। आज का अखबार आप देख लें, आज का कितने हजार चाइनीज ने कहा है कि हमने कितने हजार आदमियों को सजा दी है। अगर वहां सजा हो सकती है उसके बावजूद ये चीज हो रही है, तो यहाँ एक आदमी को सजा नहीं होती। 2 हफ्ते 4 महीने 6 महीने जेल की हवा, इधर उधर के अस्पताल के चक्कर लगा के आ जाते हैं और उनके पैसे हजम हो जाते हैं। आप बताएं इसमें कसूर हमारे लोगों का है और हमारे इदारों का है जो इस तरह के लोगों को बख्श देते हैं। उनका क्या कसूर है? इसाक खाकवानी साहब ये जानना चाहेंगे, जैसे आपने अपनी गुफ्तगू के आगाज में कहा कि 1 नंबर के पैसे दोगे तो 1 नंबर ही चीज मिलेगी। जिस किस्म के इंजन इस वक्त आ रहे हैं पाकिस्तान में, अभी ये 16 इंजन का जो मामला, ये मेगा स्कैंडल सामने आ गया है, तो आपका कहने का मतलब ये है कि 10 नंबर के पैसे दिए जाते हैं इसलिए इस किस्म के इंजन आते हैं? जी देखें आप, ये 10 इंजन नहीं है, ये 23 इंजन है। जो 63 इंजन आए हैं पीपल पार्टी के आखिरी दिनों में और मौजूदा हुकूमत के 2.5 साल में, ये 63 इंजन है। इस 63 इंजन में से 23 के अंडर फ्रेम जो 2000 हॉर्स पावर के लोकोमोटिव्स हैं, वो जो CSIR जियांग से लिए, उनके यहाँ ये अंडर फ्रेम वो गए। यहाँ के मिनिस्टर साहबान ने कई दफा टीवी पे कहा है, आप उनको क्लिप दिखाएं, उन्होंने कहा मैं ये रिप्लेस कराऊंगा। अब वो रिपेयर पे तैयार हो गए, रिप्लेसमेंट कहाँ हो रही है? इसी तरीके से जो जनरल काजी ने अपने टेन्योर में $99 मिलियन के 69 लोकोमोटिव दिए थे, उन्होंने दालियान से लेकर, उनके भी इसी तरह खराब हो गए। अब क्या करें जी? अच्छा, मुझे याद पड़ता है खकवानी साहब, प्लीज आप मुझे उस पर करेक्ट कीजिएगा अगर मेमोरी मेरा साथ नहीं दे पा रही। 2007 की बात है, 2006 में जब आप वहाँ पे मिनिस्टर थे तो आपने भी उस वक्त एक वहाँ पे टेंडर फ्लोट किया था, तो चाइनीज ने जो आपको प्राइस ऑफर की थी कंपनीज में, उसमें कोई 15 मिलियन 20 मिलियन डॉलर का फर्क था। जो उन्होंने 10 साल पहले बेचे थे आपको, वो 10 मिलियन या उस 15 मिलियन डॉलर कम कीमत पे बेच रहे थे। जो 2001 में प्राइस थी और 2006-07 में दे रहे थे, उससे 15-20 मिलियन डॉलर का फर्क था। आप हैरान हुए कि आप हमें ज्यादा कीमत देने की बजाय आपने 15-20 मिलियन डॉलर कम कीमत दे रहे हैं। उन्होंने कहा हुजूर ये कमीशन है, अगर आपने कमीशन डालना है अपना जितना वो डाल लें, हमारी कीमत तो $37 मिलियन है,
जो पिछला ऑर्डर था उन्होंने उसको $52 मिलियन कर दिया। वो जरा कहानी तो सुना दें कि कितने मिलियन डॉलर एक डील में खाए जाते हैं। कि ये जो फ्लैट बेड बैगन्स कहते हैं जिनके ऊपर कंटेनर आते हैं, इन्होंने जो 2000 में जो खरीदे गए उनकी कीमत मुझे अब याद नहीं है कि उनकी कीमत ज्यादा थी, बल्कि जब दूसरी दफा टेंडर हुआ 2005 और 6 में उसकी कीमत कम थी। और आप भी इसके गवाह हैं कि आपको टेंडर दिखाया गया, कागज दिखाए गए। ये कैसे हो सकता है कि कीमतें अमूमन 5 साल के बाद बढ़ती हैं, कम नहीं होती। मगर उन्होंने जालिमों ने क्या किया कि वो उस टेंडर को फाइनलाइज नहीं होने दिया ताकि मुआवजा ना हो सके कि पिछली कीमत ज्यादा थी और अब कम है। उस वक्त जरा माहौल डिफरेंट था। उन्होंने कहा कि अब हमें पैसे कम देने पड़ेंगे, मुकाबला सख्त था। उन्होंने पैसे टेंडर में फ्लैट बेड बैगन्स के पैसे कम ऑफर कर दिए। मगर इन्होंने कहा कि यार ये तो फिर हमारा मुआवजा हो जाएगा कि 5 साल पहले स्टील की पावर अपना कीमतें क्या थी, अब स्टील की कीमत बढ़ गई है, उसके बावजूद कम प्राइस आ रही है। अब ये हालात हैं, क्या करें। खाकवानी साहब, मुझे स्टोरी याद है, साहब ने उस केस को फाइनलाइज नहीं होने दिया। मुझे ये स्टोरी याद है, ईमानदार सेक्रेटरी अपने आप को कहलवाते हैं। मुझे ये स्टोरी, उन्होंने केस को फाइनलाइज। खाकवानी साहब, मुझे ये स्टोरी याद है और दिल दुखता है आज तक कि मुझे उसके फिगर भी याद है। जब आपने टेंडर फ्लोट किया 2005-6 में तो चाइनीज ने आपको ऑफर की $37 मिलियन। जब 2000 में ऑफर किया गया था उस वक्त टेंडर उसकी कीमत रखी गई थी $52 मिलियन। आपने जब उनसे पूछा कि आपने आज से 5-6 साल पहले आपने हमें $52 मिलियन ऑफर किए, आप हमें कम करके $37 मिलियन ऑफर कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा हुजूर ये कमीशन है। मतलब इस मुल्क में $20 मिलियन तक भी कमीशन खाया जाता है, $20 मिलियन तक। मैं याद करूं आमिर मतीन साहब, हमने ये चीज जब अखबार में दी कि देखें कितना अच्छा कंपटीशन है कि हमें अब लोअर प्राइसेस मिल रही है। हमने उनसे कमीशन वगैरह का नहीं पूछा था, अगर ना हम पूछ सकते थे। हमने कहा कि आप हमने बड़ी मेहरबानी की है, इतना अच्छा शफाफ तरीके से हमने ये केस अपना टेंडर किया है कि इसकी कीमतें कम हो गई है। तो दोस्तों के कानों में भिनक पड़ गई कि जनाब ये तो अब हमारे पर केस खुलेगा। कौन दोस्त थे खाकवानी साहब? दोस्त कौन थे? वो आपको पता है जो 2000 और 2001 में जो वजीर थे वही काम कर रहे थे ना, यानी कि वो नाम लेना मुनासिब नहीं होगा। अपनी मर्जी के जनरल मैनेजर लगाए हुए थे और वो बड़े ईमानदार। अच्छा आमिर मतीन साहब, रऊफ क्लासा साहब, वक्त हमारे पास क्योंकि बहुत कम रह गया है, तो जो एक सवाल मेरे जहन में है मुख्तसर जाना चाहेंगे आमिर मतीन साहब। सवाल ये कि अगर करप्ट एहलकारों की बात करते हैं तो मुल्क को एक ही सुराख से बार बार डसते क्यों हैं? तो ये तो बड़ा आसान तरीन सवाल है और सबसे मुश्किल तरीन सवाल यही है कि ये चलता जा रहा है सिलसिला, और हम सुनते हैं कि जी नैब ये कर रहे हैं और FI के हर दौर में इसको यूज किया जाता है, मगर ये ट्रैक पे नहीं है। ये ट्रैक पे अगर इदारे बात वहीं पर आ जाती है आमिर मतीन साहब के ये सिलसिला चलता जा रहा है, ये कब रुकेगा? नैब की जानिब से एहतसाब कब किया जाएगा? अगर नैब एहतसाब करता है तो एहतसाब के नाम पर नैब के अंदर क्या कुछ हो रहा है? प्रोग्राम इसके साथ ही इख्तिताम पज़ीर होता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।